हेलो स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज केयर इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जिसका ये 4th लेक्चर है। मैंने आपको नोट्स में कैटाइंस और एनाइंस के नेम और उनके चार्जेस वो लिख कर सेंड किए हैं। आपने वो उनको ठीक से याद कर लिया होगा। देखिएगा किस तरह से हम उनको यूज करेंगे और केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। देखिएगा अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको हमेशा न्यूट्रल करके लिखते हैं। देखिएगा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन है ना, ये तो कैटाइन है और ये क्या है बताओ, एनाइन। कैटाइन हमेशा पहले लिखते हैं और एनाइन हमेशा बाद में लिखते हैं। तो देखिएगा कैटाइन आपने याद किया होगा, कैटाइन है NH4+ और एनाइन क्या है बताओ, Cl4 Cl-। अब देखिएगा इसके अंदर यहाँ पे एक नेगेटिव का चार्ज है और एक यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज है, तो एक कैटाइन जो है वो एक एनाइन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाता है NH4Cl। क्या हो जाएगा, NH4Cl। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, तो देखिएगा कैल्शियम पर चार्ज कितना है, +2। ये सभी चार्ज एटम पर कितना है, जिनका फिक्स चार्ज है उन्हीं का मैंने आपको लिखकर सेंड किया है और आप उनको एग्जैक्टली उसको याद कर लीजिएगा ठीक से। ठीक है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में वो जगह जगह पर काम आएंगे और फिर हम वो आपको फॉर्मूला वहाँ पर मालूम नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए पहले ही इन चीज़ों को अपन याद कर लेते हैं। तो कैल्शियम पे +2 चार्ज है और Cl पे क्या है बताओ, -2। अब आप खुद देखिए, कैल्शियम पे 2 चार्ज है, उधर -1 है, तो एक कैल्शियम आयन से एक कैल्शियम आयन जो है वो एक क्लोराइड आयन से न्यूट्रलाइज नहीं होगा। आपको कितने चाहिए, 2 क्लोराइड आयन चाहिए वहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCl2। प्लस का 2 और -2 करने के लिए हमको कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक पर तो माइनस का एक ही है। तो CaCl2 हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला। मतलब आपको न्यूट्रलाइज करके लिखना पड़ता है, मतलब प्लस और माइनस चार्ज को बराबर करके लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग डिजिट लिखते हैं दोनों के नीचे। सिंपल वे में समझने के लिए उसकी वैलेंसी उसके नीचे लिखते हैं। जनरली बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, मतलब वैलेंसी एक्सचेंज कर लेंगे तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, कुछ जगह ये नहीं बनता है तो वो कुछ ही है, बाकी नॉर्मली ये फॉर्मूला काम करता है। आपसे पूछूं मैं कि भैया अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। देखिएगा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो देखिए अमोनियम पे चार्ज कितना है, +1, सल्फेट पे कितना है बताओ, -2। तो देखिएगा अमोनियम पे +1 है, उधर -2 है, तो इसका मतलब अपन को 2 अमोनियम चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 2 प्लस के चाहिए, 2 माइनस के लिए। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NH4 अब आप देखिएगा, अगर आपका कैटाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब मल्टी एटॉमिक है, उसमें एक से ज़्यादा एटम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको स्मॉल ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे और फिर आगे लिखेंगे SO4। मेरी बात समझ गए होंगे आप कि अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो या कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, उसके नीचे डिजिट लिखनी पड़ रही है तो उसको आप ब्रैकेट में एनक्लोज करके ही वहाँ पर डिजिट लिखेंगे। चलिए देखिएगा, और अपन कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट का लिखिए आप फॉर्मूला, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखिएगा 2 हो गए, कैटाइन तो हो गया पोटेशियम, डाइक्रोमेट क्या हो गया बताओ आपका, एनाइन। तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला मैंने आपको लिख कर भेजा है Cr2O7 2-। ये डाइक्रोमेट का हो गया। पोटेशियम क्या बताओ, K+। आप देख रहे हैं कि उधर तो 2- है, इधर K+ है, तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 लेने पड़ेंगे ये। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हो जाता है K2Cr2O7। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन यहाँ पर। मैंने कहा से एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए। मैंने आपसे पूछा कि एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए। देखो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है बताओ, 3+, फिक्स है, हमेशा ही 3+ होता है। और सल्फेट पे कितना होता है बताओ, 2-। SO4 2- है, उसी को अपन सल्फेट बोल रहे हैं। तो अब देखिएगा इस पे 2 है, इस पे कितना है बताओ, 3। अब न्यूट्रलाइज करना अपन को क्या करना है, न्यूट्रलाइज। आपको बताइए एक लेंगे तो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, कितने लें, इसके तो अपन 2 ले लें, इसके कितने ले बताओ, 2, इसके 2 लेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +6।
इसके 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, -6। दोनों बराबर हो गए, ठीक है, दोनों बराबर हो तो फॉर्मूला क्या आ गया, मतलब इसके तो हमने कितना लेना पड़ा, ×2, इसमें क्या किया ×3, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है बताओ, Al2SO4 क्या हो जाएगा 3। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। सिंपल वे में उसकी वैलेंसी इधर लिखें, इसकी वैलेंसी इधर लिखें, वैलेंसी एक्सचेंज कर लें तो वही फॉर्मूला आता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए और अपन यहाँ पर कुछ अच्छे एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये पूछा मैंने आपसे कि अमोनियम ऑक्जिलेट का फॉर्मूला बताइए। अमोनियम ऑक्जिलेट, ठीक है। तो अमोनियम का चार्ज है NH4 प्लस, ऑक्जिलेट है C2O4 2-। सभी का मतलब फॉर्मूला और उसका चार्ज आपको याद करना है ध्यान से, ठीक है। C2O4 2-, तो 2- इधर है, इधर कितना है 1+, तो आपको 2 लेने पड़ेंगे इसमें। तो अमोनियम ऑक्जिलेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4 2C2O4, ये हो जाएगा आपका अमोनियम ऑक्जिलेट, ठीक है। और देखिएगा मैंने पूछा आपसे कि कैल्शियम सल्फाइड, क्या पूछा आपसे मैंने, कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। देखिएगा सल्फाइड था SO3 2-। देखो जनरली ये सल्फाइड है और ये सल्फेट है। 8 और 8 में एक ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है, आप याद रख लीजिए। 8 है तो 8 अब करेंगे तो एक ऑक्सीजन और बढ़ जाएगी, तो SO4 तो सल्फेट बोलते हैं और SO3 2- को क्या बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं। और कैल्शियम का क्या होगा बताओ, Ca2+, तो फॉर्मूला हो जाएगा CaSO3। क्यों, क्योंकि 2+ और 2- है ना, एक आयन से ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ये, तो इसका भी एक उसका भी एक, तो कैल्शियम सल्फाइड का हो जाएगा CaSO3। देखिएगा और कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन। जैसे मैंने पूछा आपसे कि मुझे बताइए कि सोडियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होगा। सोडियम क्लोरेट, देखो क्लोरेट का था ClO3-, सोडियम का था Na+, तो 1+, 1-, तो सिंपल क्या आ जाएगा बताओ, NaClO3। मैंने पूछा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा। देखो फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है जो आपको लिखा हुआ है FeCN6-4-, पोटेशियम पे कितना है K+। अब देखो उधर तो 4- का चार्ज है, इधर 1+ का चार्ज है, तो कितने लेने पड़ेंगे आपको, 4 लेने पड़ेंगे उसके बराबर करने के लिए। 4- तो 4 पोटेशियम लेने पड़ेंगे तो 4+ होंगे यहाँ पर, तो क्या फॉर्मूला क्या जाएगा बताओ, K4FeCN6, क्या आ जाएगा K4FeCN6 हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। और देख लीजिए कुछ सिंपल से एग्जांपल। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि सोडियम मेटाबोरेट, क्या पूछा मैंने आपसे, सोडियम मेटाबोरेट। तो देखो मेटाबोरेट की स्ट्रक्चर थी BO2-, सब लिखे हुए हैं आपके पास में, आपको याद करने हैं। BO2- क्या था बताओ, मेटाबोरेट। Na+ क्या हो गया, सोडियम, तो क्या आ जाएगा बताओ, NaBO2, ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि भाई कुछ मान लीजिए कि मैग्नीशियम फोस्फेट, क्या पूछा मैंने आपसे, मैग्नीशियम फोस्फेट का लिखिए फॉर्मूला। तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा Mg2+, फोस्फेट कितना हो जाएगा PO4 3-, तो उसकी वैलेंसी यहाँ लिख दीजिए, इसकी वहाँ लिख दीजिए, ठीक है। या बराबर करने के लिए इसके कितने चाहिए अपन को, 3 चाहिए, उसे कितने चाहिए 2, तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया Mg3PO4 क्या आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मैग्नीशियम फोस्फेट। देखिएगा आगे, तो देखिए बच्चों ये बिल्कुल ही सिंपल है केमिकल फॉर्मूला बनाना, लेकिन आपको सभी कैटायंस और सभी एनायंस आपको याद करने पड़ेंगे जो मैंने आपको लिख के दिए। और एग्जांपल देखो, कैल्शियम फोस्फाइड, मैंने आपको पूछा कि भाई कैल्शियम फोस्फाइड बताइए, कैल्शियम फोस्फाइड क्या होता है। देखिएगा फोस्फाइड में P3- था, है ना। जनरली एक एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आइड लगता है, एक एटम पे नेगेटिव चार्ज क्या लगता है, आइड। एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो जनरली ईएम लगता है, एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो जनरली क्या लगता है बताओ, ईएम लगता है। मतलब कैटायंस के सफिक्स ईएम लगता है, और एनायंस में एक एटम वाले में क्या लगता है, आइड और
ऑक्सीजन के साथ में अगर एनाइन है, वहाँ पर ऑक्सीजन है, वहाँ पर एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन भी है, तो जनरली 8 8 ये सब सफिक्स लगते हैं। ठीक है, सभी को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो कैल्शियम का 2+, फोस्फाइड का 3-, तो उसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी वैलेंसी वहाँ, तो क्या आ गया बताओ, Ca3P2। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, कैल्शियम फोस्फाइड का। तो बहुत ही आसान है ये सब आपको लिखना, लेकिन आप कैटायन एनायन को चार्ज सहित ठीक से याद कर लीजिए, डाइजेस्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है सम प्रीफिक्सेज यूज्ड विद यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। हम प्रीफिक्सेज की बात करेंगे जो कि फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट होती है उनके साथ में, है ना। जैसे ग्राम के साथ में मिलीग्राम लिख दिया, किलोग्राम लिख दिया, है ना। इस तरह से सेंटीग्राम लिख दिया, सेंटीलीटर लिख दिया, पिकोग्राम लिख दिया, पिकोमीटर लिख दिया, है ना। तो ये पिको, सेंटी, मिली, ये सब क्या है, ये प्रीफिक्सेज होते हैं। इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो आपको याद करनी है। यूज कैसे करना है मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो देखिएगा, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10 को बच्चों बोलते हैं डेका, और इसके लिए DA जो हो प्रीफिक्स आपको याद करना है। डेका के लिए कितना होता है, DA। ठीक है, 10 की पावर -1 को लिखते हैं डेसी, और डेसी की होता है D। 10 की पावर -2 को बोलते हैं सेंटी, सेंटी के लिए स्मॉल c होता है। 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिली, मिली के लिए क्या होता है, स्मॉल m होता है। 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो के लिए होता है म्यू, इसको म्यू बोल रही है, म्यू। ठीक है, 10 की पावर -9 के लिए होता है नैनो, स्मॉल n। इसी तरह 10 की पावर -12 के लिए होता है पिको, पिको के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, स्मॉल p, स्मॉल p लिखते हैं। 10 की पावर -15 के लिए होता है फेमटो, कितना होता है बताओ, फेमटो, और फेमटो के लिए कितना लिखते हैं बताओ, f। ठीक है, इसी तरह से 10 की पावर -18 के लिए होता है एटो, और एटो के लिए क्या लिखते हैं बताओ, a लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से 10 की पावर -21 के लिए होता है जेप्टो, 21 के लिए क्या होता है बताओ, जेप्टो, और जेप्टो के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल z। 10 की पावर -24 के लिए होता है योक्टो, और योक्टो के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल y। ठीक है, जैसे अपन ने ये माइनस वाले देखे वैसे ही प्लस वाले हैं। ठीक है, तो उनको देखो, लार्ज मैग्नीट्यूड वाले हैं, ये स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले हैं। लार्ज मैग्नीट्यूड देखो आप, 10 की पावर 2 को बोलते हैं हेक्टो, और हेक्टो के लिए क्या आता है, स्मॉल h। देखो स्मॉल आता है कि कैपिटल आता है वो आपको याद रखना है, स्मॉल h है हेक्टो के लिए। 10 की पावर 3 के लिए को बोलते हैं किलो, और किलो के लिए भी स्मॉल k ही है, ध्यान रखिए। कैपिटल k हमने केल्विन के लिए यूज किया है, केल्विन के लिए, है ना, टेम्परेचर की यूनिट होती है SI, उसके लिए। और यहाँ पर क्या होता है बताओ, किलो यूज कर रहे हैं। 10 की पावर 6 के लिए यूज होता है मेगा, और मेगा के लिए देखो कैपिटल M है। 10 की पावर 9 के लिए यूज हो रहा है गीगा, और गीगा के लिए कैपिटल G है। 10 की पावर 12 के लिए, 10 की पावर 12 के लिए हो रहा है यहाँ पर टेरा, और टेरा के लिए है कैपिटल T। 10 की पावर 15 के लिए है पेटा, पेटा के लिए क्या बताओ, कैपिटल P है अपना प्रीफिक्स जो सिंबल है। 10 की पावर 18 के लिए है एक्सा, और एक्सा के लिए क्या है बताओ, E। 10 की पावर 21 के लिए है जेटा, और जेटा के लिए क्या आएगा बताओ, Z। और 10 की पावर 24 के लिए है योटा, और योटा के लिए है कैपिटल Y, है ना। देखो 10 स्मॉल लेटर हैं, इधर कैपिटल लेटर है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रीफिक्सेस आपको ऐसे कैसे याद करने हैं, इनको यूज कैसे करना है बच्चों, मैं अभी आपको सिखाता हूं कि इनको कैसे यूज करना है। देखिएगा, देखो एक मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, उसके जगह पर अपन प्रीफिक्स लिख सकते हैं। प्रीफिक्स लिखा हुआ है, उसकी जगह पर हम मैग्नीट्यूड रख सकते हैं। हमारी ज़रूरत कैसी है उसके हिसाब से हम इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 ml है और उसमें कितने लीटर होंगे, 1 ml इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स। ठीक है, ये पूछा मैंने आपसे। तो देखिएगा, ये मिली लीटर, लीटर तो है ही है। अब अगर अपन मिली की वैल्यू रख देते हैं तो ये कितना आ गया, 1 × 10 की पावर -3, और आगे देखो लीटर है ही, यानी कि 1 ml में कितने लीटर हो गए, 10 की पावर -3। ये आपसे पूछा कि भाई 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम, 1 kg में कितने ग्राम होंगे।
तो आपको क्या करना है, ग्राम तो यूनिट है, ठीक है, और के जो है वो उसकी एक फिक्स वैल्यू है, के मतलब किलो, उसकी वैल्यू है कितनी है 10 की पावर 3, तो के की जगह क्या रख देंगे अपन 10 की पावर 3, तो 1 इंटू 10 की पावर 3, और आगे देखो ग्राम लिखा हुआ ही है, तो 1 केजी में कितने हो गए 10 की पावर 3 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम हो गए। ये देखो कितना सिंपल है, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि भाई 1 ml इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीलीटर, 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे, ठीक है। देखिए आप ध्यान से समझिएगा इसको। 1 ml, तो जो प्रीफिक्स आपको वहां नहीं चाहिए उस प्रीफिक्स की वैल्यू रख दो, जो प्रीफिक्स चाहिए उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एक बार मैं समझा रहा हूं, फिर मैं छोटा मेथड आपको बताऊंगा। तो 1 इंटू 10 की पावर -3 लीटर में चेंज हो गया। जैसे मैंने मिली की वैल्यू रखी, ये लीटर में चेंज हो गया, लेकिन लीटर से पहले मेरे को क्या चाहिए सेंटी, और सेंटी की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -2। तो अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को 10 की पावर -2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ऊपर भी लिख दूं 10 की पावर -2, नीचे भी लिख दूं 10 की पावर -2, तो वो बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब क्या कर सकता हूं, देखो मैं इस 10 की पावर -2 की जगह लिख सकता हूं सेंटी, और इसको मैं सोल्व कर लूंगा। नीचे 10 की पावर -2 है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा ये 10 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर 2, इसकी जगह रख दिया मैंने सेंटी और लीटर, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, 10 की पावर -3 में से 10 की पावर 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -1, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -1। इसको अपन देखो 0.1 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर का मतलब समझिए आप 1/10 यानी कि 0.1 भी कह सकते हैं इसको अपन, ठीक है। चलिए और देखिएगा, अब देखो इसको अपन ने क्या किया, इसमें आप देख लीजिए क्या किया अपन ने। अगर मैं इसको नहीं लिखूं तो हमने क्या किया, इस प्रीफिक्स की वैल्यू रखी है, उससे डिवाइड किया है, यही तो किया अपन ने, है ना। यहाँ जो नहीं चाहिए वैल्यू रख दो, जो चाहिए उससे डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा। देखो आप बिल्कुल सिंपल सा क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपको चेंज करना है कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम, पूछा क्या आपसे 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो मिली आपको नहीं चाहिए, वैल्यू रख दो 10 की पावर -3, है ना। आपको वहां से क्या चाहिए बताओ किलो, तो उसकी वैल्यू से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। किलो की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 3, तो 3 ऊपर आई क्या हो जाएगा बताओ माइनस का, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 kg हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल। जैसे मान लिया मैंने पूछा कि 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होंगे, है ना। 1 TB इज इक्वल टू हाउ मेनी GB, है ना। तो क्या करोगे आप कि टेरा अपन को देखो यहाँ पर टेरा नहीं चाहिए इसमें, तो टेरा की तो वैल्यू रख दो, गीगा चाहिए तो गीगा की वैल्यू से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो 1 इंटू टेरा का मतलब कितना हो गया 10 की पावर 12, और गीगा चाहिए आपको तो गीगा की वैल्यू डिवाइड कर दोगे। गीगा कितना होता है बताओ 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 ऊपर आएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -9, और प्लस के 12 में से -9 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा +3, तो कितना हो जाएगा बताओ +3, यानी कि 1 TB में 1000 GB होते हैं। ये बिल्कुल देखो आसान है। अब देखो मैं कॉमनली जो आप यूज करते हैं एक भाई 1 GB में कितने MB, है ना। 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी MB, 1 GB में MB कितने होंगे, तो आप देखो जी मतलब जी की वैल्यू कितनी, गीगा की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 9, और मेगा की वैल्यू से क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो मेगा की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 6 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -6, तो 10 की पावर 9 में से 10 की पावर -6 आप कम कर दोगे, मतलब -6 उसमें जोड़ोगे आज कर दोगे 9 में 6 कम कर देंगे अपन, तो कितना होगा 10 की पावर 3, मतलब इसको यूज करेंगे 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6, 9 में से 6 कम करोगे तो कितने आएंगे 3, तो 10 की पावर 3, यानी कि 1 GB में 1000 MB होते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें आपको क्या करना है कि पहले वाले प्रीफिक्स की वैल्यू रख दो और जो आपको पूछा है उस प्रीफिक्स से डिवाइड कर दो और आंसर निकालो। बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ और यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस को देखें अपन, तो बताओ मास क्या होता है, ठीक है। मास क्या होता है बताओ, किसी भी सब्सटेंस में किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास, ठीक है। तो मास को स्मॉल m से लिखेंगे और मास की यूनिट्स क्या क्या होंगी, एक तो है kg जो कि SI या MKS यूनिट है। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है।
और SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके अकॉर्डिंग भी यही होता है, तो kg होता है, ठीक है। और इसकी ग्राम जो है वो इसकी क्या है बताओ, CGS यूनिट है। ग्राम क्या है इसकी, CGS यूनिट है। तो मास के बारे में आपको पता होगा कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है ना। किसी भी चीज़ को कहीं से भी कहीं ले जाए, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, जबकि वेट चेंज हो जाता है। तो मास के साथ में अगर आपको मैं वेट पढ़ाऊँ तो वेट को हम W से लिखते हैं। वेट क्या होता है, किसी भी बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको हम उस बॉडी का वेट बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो कितना होता है, m इंटू जी, मतलब वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटी का जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, m इंटू जी। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, g क्या है बताओ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और g की एक फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये आपकी g की वैल्यू है। तो आप जनरली इजीली आप अगर मास है तो उसमें g से मल्टीप्लाई करके उसका वेट आप निकाल सकते हैं। वेट की यूनिट बच्चों क्या होगी, तो देखो आप, मास की कितनी होती है ग्राम की, सॉरी किलोग्राम, ऐसे अगर बात करें तो कितनी होगी, किलोग्राम ऐसा यूनिट, तो किलोग्राम। इसकी कितनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेट की कितनी हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूले से ही आप यूनिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही इजी है। और इसी को साइंटिस्ट न्यूटन के ऑनर में इसको न्यूटन भी लिखते हैं, और इसको अपन क्या लिखेंगे बताओ, न्यूटन, है ना, कैपिटल N से लिखेंगे। तो वेट की यूनिट न्यूटन भी होती है, फोर्स की या वेट की एक ही यूनिट है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आप इसको CGS में चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ ग्राम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि मास चेंज नहीं होगा लेकिन वेट चेंज हो सकता है। अगर किसी दूसरे प्लैनेट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अलग होगा, तो वहाँ पर जो है वो उसका वेट भी क्या होगा, अलग होगा, लेकिन मास उतना ही रहेगा। अर्थ पर जितना मास है उतना ही दूसरे प्लैनेट पर भी मास रहेगा। मास कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंज हो सकता है अगर वहाँ पर ग्रेविटी चेंज हो गई है तो। चलिए आगे अपन बात करते हैं। मास और वेट के बाद में हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को देखो V से जो है वो लिखते हैं। देखो अपन यहाँ पे कुछ यूनिट्स की भी अपन डिटेल में बात करेंगे। वॉल्यूम को V से लिखते हैं। अगर आपको पूछे कि भाई वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस या बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। मतलब एक बॉडी 3D में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है 3D में, ठीक है, उसका क्या बोलेंगे अपन, वॉल्यूम बोलेंगे। वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती हैं, देखो लीटर भी वॉल्यूम की यूनिट है, छोटी यूनिट की बात करेंगे तो ml है, ठीक है, और इसमें आपको रिलेशन आपको मालूम ही है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। अच्छा, और इसकी यूनिट मीटर क्यूब भी होगी, जैसे सेंटीमीटर क्यूब भी होगी। ये सारी यूनिट होती हैं वॉल्यूम की, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। अब समझिए ध्यान से आप, अगर आपको इन यूनिट को आपस में चेंज करना पड़े तो क्या होगा, तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास में एक क्यूबॉइडल कंटेनर है, क्या है आपके पास में, एक क्यूबॉइडल कंटेनर है, ठीक है, जिसकी एक एज लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। इस कंटेनर की एज लेंथ कितनी है बताओ, 1 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना होगा बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको लिखेंगे 1 cc। देखो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर कह सकते हैं आप इसको, cc, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है ये, ठीक है। अब इसमें खास ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो आप मीटर इसको लिखते ऐसे नहीं है, इसको जनरली 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर किसी यूनिट का स्क्वायर या क्यूब कुछ भी है तो उसके प्रीफिक्स का भी स्क्वायर या क्यूब होता है, ये ध्यान रखना। वो आपको ब्रैकेट लगा के नहीं देंगे, ठीक है, आपको ही याद रखना पड़ेगा कि अगर यूनिट के ऊपर कुछ पावर लगी हुई है तो वो उसके प्रीफिक्स की भी पावर होती है। मतलब मीटर की भी क्यूब है, ये सेंटी की भी क्यूब है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस कंटेनर में अगर कोई भी अपन लिक्विड फिलअप करते हैं, इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड फिलअप करते हैं तो उस लिक्विड की 1 ml क्वांटिटी आती है, वॉल्यूम आता है। उसका वॉल्यूम कितना आता है बताओ, 1 ml। इसका मतलब 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml बराबर ही बात है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 ml। तो बताओ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ml। अरे हो जाएगा ना, तो देखिएगा 1000 ml का मतलब कितना हो गया, 1 लीटर। 1000 ml का कितना हो गया बताओ, 1 लीटर। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अगर मैं सेंटी क्यूब की वैल्यू रख दूं यहाँ पर, सेंटी का भी तो क्यूब है, सेंटी क्यूब की वैल्यू रख दूं तो कितना आ गया, 1000 इंटू सेंटी का क्यूब, सेंटी की वैल्यू 10 की पावर -2, इसका भी क्यूब ले रहे हैं मीटर क्यूब,
ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। 10 की पावर -2 का क्यूब मतलब 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, तो 10 की पावर कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, है ना। डायरेक्ट मत कर दीजिएगा इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद पावर जुड़ती है, ठीक है। तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 में से 10 की पावर 3 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3, मतलब 10 की पावर -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर। तो आप इस रिलेशन को ध्यान रखिए, एक आप इस रिलेशन को ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा एक और निकाल लेते हैं, चलो। डेसी क्यूब का मतलब देखो, डेसी क्यूब मतलब 10 की पावर -1 को क्या बोलते हैं, डेसी। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -3। इसका मतलब 10 की पावर -3 की जगह हम डेसी क्यूब लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 लीटर। तो तीनों रिलेशन आप ध्यान रखिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc। ये सब एक ही बात है, तो इनका बिल्कुल खास आप ध्यान रखिएगा यूनिट्स का। अब देखो इनको मैं आपको यूज करना सिखाता हूँ, इनको यूज करना सिखाता हूँ। देखिएगा, आपसे पूछा, क्वेश्चन दिया आपको कि भाई 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। देखो सिंपल, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो यहाँ तो यूनिट क्या आ रही है, लीटर आ रही है, वहाँ क्या आ रही है बताओ, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या हो गया, 1 ml, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई 1000 ml मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 आ गया, कितना आ गया बताओ, 1000, ठीक है। अब मैं इसको देखो तरीके से सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। 1 लीटर, लीटर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, लीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, अभी भी बड़ा बने, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो जहां पर लीटर रखा हुआ है वहां पर लिख सकता हूं 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अब वो समझिएगा आप, मीटर क्यूब तो आ गया, लेकिन मीटर क्यूब से पहले हमको क्या चाहिए बताओ, सेंटी क्यूब। तो इससे पहले जो चाहिए उससे अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सेंटी क्यूब की वैल्यू से क्या करते हैं, अपन इसको डिवाइड कर दें। तो सेंटी क्यूब कितना हो गया, 10 की पावर -3 का क्यूब। तो आप सोल्व कर लीजिए, ऊपर कितना आ गया, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, नीचे कितना आ गया, 10 की पावर -2 का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो 10 की पावर -2 का क्यूब कितना आएगा, 10 की पावर -6। तो 10 की पावर कितना आ गया, -6, ठीक है। जैसे अपन इसको डिवाइड कर दिया, क्या लिख देंगे अपन, सेंटी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब सेंटी क्यूब, क्योंकि सेंटी क्यूब कट जाएगा, बात तो वही रहेगी बराबर, ठीक है। अब -6 ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर +6, 10 की पावर -3, कितना बचा, 10 की पावर +3, वही तो लिखा अपन ने, ठीक है। चलिए और देखिएगा, और कुछ देखो सिंपल से क्वेश्चन अपन, एक और इसका रिवर्स भी आपको मैं सॉल्व करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 10 की पावर 2 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने लीटर। चलो आप लीटर ले लो, है ना। मिलीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो सुनो आप, वहां आपको चाहिए लीटर, लेकिन यहाँ देखो आप मिली क्यूब तो नहीं चाहिए आपको, भाई मीटर क्यूब और मिली क्यूब दोनों का क्यूब है ना ये, तो जो नहीं चाहिए उनकी वैल्यू रख दो आप। देखो कैसे, 10 की पावर 2 इंटू 100 है नहीं, मिली क्यूब की वैल्यू रखोगे तो 10 की पावर कितना आ गया, -3, मतलब मैंने मिली क्यूब की वैल्यू रख दी यहाँ पर, ठीक है। और आगे क्या बचा बताओ, मीटर क्यूब। अब आपको ये मालूम है कि 10 की पावर -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, लीटर। ये किसके बराबर है, लीटर के बराबर है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे अपन, लीटर, तो इसकी जगह मैं रख दूंगा लीटर। तो बाकी का बचा सोल्व कर लो, 3 और 3 कितना हो गया, 6 माइनस का 2 प्लस का, तो कितना आ गया, 10 की पावर -4 लीटर। तो आंसर आ गया 10 की पावर -4 लीटर, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। मैं आपको एक्सरसाइज के लिए और क्वेश्चन दे दूंगा, उनको आप सोल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा आगे। तो ये तो वॉल्यूम की यूनिट्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे में। आगे अपन बात करते हैं लीटर के बाद में, वॉल्यूम के बाद में डेंसिटी की अगर बात करें अपन, डेंसिटी, तो डेंसिटी को देखो डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं डेंसिटी को। और डेंसिटी क्या है बताओ, मास इन यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो आप, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया बताओ, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम, मास की कितनी होगी बताओ, केजी, वॉल्यूम की कितनी होगी, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होगी, केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, या तो ये लिख दीजिए। या देखो जनरली इस यूनिट का यूज नहीं करते हैं, तो मास को अगर ग्राम में लें, इसको सेंटीमीटर क्यूब में लें तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है। दूसरी यूनिट भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे लिक्विड्स के अंदर सॉलिड डिजोल है तो उसकी डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दी जाती है, तो आप अगर मास को ग्राम में मेजर करें, इसको लीटर में मेजर करें तो ग्राम पर लीटर हो जाएगी। मास को ग्राम में, इसको ml में करें तो ग्राम पर ml हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी यूनिट आप डेंसिटी की लिख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या ले रहे हैं, इसकी यूनिट क्या ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, डेंसिटी हो गई। और अगर अपन टेम्परेचर की बात करें, अब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मेजर करने के 3 पैरामीटर्स हैं। एक तो डिग्री सेंटीग्रेड है, एक केल्विन है और एक क्या बताओ डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। आप तीनों में रिलेशन देख लीजिएगा आप कि केल्विन इज इक्वल टू कितना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। 0.15 को कई बार छोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए कितने जोड़ेंगे, इतने जोड़ेंगे। अब केल्विन को चेंज करना है तो उतने कम कर देंगे, ठीक है। और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन ये वाला है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। छोटी क्लासों में ये आ जाता है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपको याद रखना है और एक यूनिट को दूसरे में आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गए टेम्परेचर यूनिट्स, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको सोल्व करने हैं और इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।